हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs पे है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स दैट इज़ 2021, 22, 23 एज वेल एज 24 के पेपर पे ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन क्लासेस अपलोड की हुई हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज़ सब्जेक्ट वाइज का एक बाइफर्केशन कर दो सो दैट हम लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि किस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि इससे ना आप लोगों को थोड़ी प्रिपरेशन में भी हेल्प मिल जाती है और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि अच्छा ठीक है, सेम पैटर्न पे तो मैम क्वेश्चंस करवा रही हैं। ठीक है, तो आज हमारा डिस्कशन है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पे। बट इसके डिस्कशन के पहले हम बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड ऑलरेडी क्लासेस बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमने व्हाट्सएप की लिंक एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको पूरे जो डिटेल है रिलेटेड टू बैच उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या हमारा कॉम्बो है, स्टडी मटेरियल के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, टेस्ट सीरीज़ के बारे में, सारे डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। कंपनी लॉ की बात करें तो 2021 में ओवरऑल 3 क्वेश्चंस आए थे। Which of the following statement is true? Doctrine of constructive notice arises from the doctrine of ultrawires. Doctrine of constructive notice arises from the doctrine of indoor management. Doctrine of indoor management arises from the doctrine of constructive notice. Doctrine of ultrawires arises from the doctrine of कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सबसे पहले तो हम लोग इसमें जो 3 डॉक्ट्रिन के बारे में बताया है, पहला कंस्ट्रक्टिव नोटिस, फिर दूसरा है अल्ट्रा वायर्स और तीसरा है इंडोर मैनेजमेंट। इसके बारे में समझ लेते हैं कि इन तीनों का क्या मतलब है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब तो सिंपली ये होता है कि जो आउटसाइडर है, मतलब जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं, वो इस ग्राउंड पे कभी भी कंपनी से रिलीफ नहीं मांग सकते कि उनको तो कंपनी की पावर्स के बारे में पता ही नहीं था। क्लियर? जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि जब कोई आउटसाइडर आपके साथ, आपके बिजनेस के साथ जुड़ रहा है, तो वो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रीड करेगा और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन होता है कि कंपनी की क्या पावर्स है। क्लियर? तो अगर किसी आउटसाइडर ने आपके साथ, दैट इज कंपनी के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और बाद में उनको ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड था, तो उस केस में भी आउटसाइडर को एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कोई बेनिफिट या कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज मतलब भी है बियॉन्ड द पावर्स। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पावर के बियॉन्ड जब मेंबर्स या शेयर होल्डर्स जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज। एंड लास्ट वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इंडोर मैनेजमेंट की बात करेंगे, जिसको हम लोग टर्क्वेंड रूल भी कहते हैं, तो ये इसलिए बना है, ये डॉक्ट्रिन बनी ही इसलिए है सो दैट ये आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट कर सके। किनके अगेंस्ट? जो कंपनी एक्शन ले रही है उनके अगेंस्ट। तो अगर देखा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये किसकी वजह से अराइज होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की वजह से। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब सिंपली ये बोल रहा है कि हम आउटसाइडर को कोई राइट नहीं देंगे, कोई रिलीफ नहीं देंगे अगर उनको बाद में पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड है। और अल्ट्रा वाइड्स भी तो यही कह रहा है कि वो एक्ट या वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स किसकी वजह से अराइज होता है? ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ कैश रिसीट्स के लिए हो सकता है, परचेज ऑफ असेट के लिए भी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, प्रॉक्सी हैज़ अ राइट। प्रॉक्सी का ये राइट होता है कि वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जर्नल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट भी कर सकते हैं, बट वहाँ बोल नहीं सकते। दैट इज़ उनको वहाँ बोलने का राइट नहीं है, सिर्फ अटेंड करके वोट करने का राइट है। एंड वोटिंग भी किस तरीके से? थ्रू पोल। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा 2, टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग थ्रू पोल। एंड 2023 में क्योंकि 2 बार पेपर हुआ था, 5 जून को एंड 30 जून को, तो टोटल 11 MCQs थे रिलेटेड टू कंपनी। Which of the following is true for public and private company limited? पब्लिक कंपनी रिक्वायर्स 1 लाख एज मिनिमम पेड अप कैपिटल। लो, वो तो प्राइवेट कंपनी में चाहिए होता है और प्राइवेट कंपनी के लिए 5 लाख लिखा है, तो स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि पब्लिक कंपनी में 5 लाख और प्राइवेट लिमिटेड में 1 लाख। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी while the minimum number of directors in private company must be 2। ये तो करेक्ट है, ये हमने बताया भी है कि प्राइवेट कंपनी में
मिनिमम 2 चाहिए होते हैं और पब्लिक में कितने चाहिए होते हैं 3. अ पब्लिक कंपनी रिक्वायर्स मिनिमम 2 members while अ प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स 7 members. रिवर्स दिया हुआ है, पब्लिक में 7 चाहिए होता है, प्राइवेट में 2 चाहिए होता है. There is maximum limit on number of members up to 200 in case of public company, while there is no maximum limit in case of private company. बल्कि ये प्राइवेट के लिए लिमिट है 200 की और पब्लिक के लिए लिमिटेड है मैक्सिमम की. ठीक है, तो ट्रू कौन सा है? सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सब इनकरेक्ट है. बाकी सब में जो पब्लिक लिमिटेड पे एप्लीकेबल होगा वो प्राइवेट के लिए दिया है और जो प्राइवेट पे एप्लीकेबल होगा वो पब्लिक के लिए दिया है. अगेन देखो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें असर्शन रीजन दिया है और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट. Assertion in case of fully paid up share, the members cannot be asked to contribute any further if the company goes into liquidation. Yes, अगर आपने पूरा का पूरा शेयर का पेमेंट कर दिया है तो उस केस में कभी भी लिक्विडेशन के टाइम आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगा जा सकता. नेक्स्ट है द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर सब्सक्राइब बाय देम. यस, अगर आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा और आप उस पर सिर्फ 5 रुपये का पेमेंट कर रहे हो तो लिक्विडेशन के टाइम पे यही 5 रुपये की डिमांड कंपनी कर सकती है. तो नो डाउट यहाँ असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. नेक्स्ट, द डैश इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी कंटेनिंग द बेसिक कंडीशंस ऑन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. करेक्ट आंसर होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट, a new business was set up on 16th November 2022 and it commenced its business from 15th December 2022. The first previous year for this business is, अब देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है तो नो डाउट जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर के नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक ही हमारा क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा. क्लियर? ये ऑप्शन सेकेंड में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड. नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट. द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी 7. नो, सिर्फ 2 ही की ज़रूरत होती है बल्कि पब्लिक कंपनी में 7 की ज़रूरत होती है. द रिस्ट्रिक्शन एज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज ऑफ विच अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इज 10 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. नो, ये भी स्टेटमेंट गलत है. और कितनी कंपनीज़ में आप एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो ये आप लोग हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में सो दैट जिसका करेक्ट आंसर होगा हम उसको पिन कर पाए. स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है बट क्यों गलत है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना. नेक्स्ट, द quorum फॉर अ बोर्ड मीटिंग इन केस ऑफ अ कंपनी इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ऑफिस और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज लेस, 1/3 of the total number of directors in office or 2 directors whichever is more. Correct answer होगा 2. Next, which of the following requires passing special resolution? देखो स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डनरी रेजोल्यूशन की ही बात करते हैं. कह रहा है टू डिक्लेयर डिविडेंड, इसके लिए ऑर्डनरी रेजोल्यूशन चाहिए. टू ऑल्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. टू अपॉइंट ऑडिटर्स, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. To reduce the share capital of the company, special resolution, and to alter memorandum, special resolution. तो B, D, E में हमें क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन और बाकी में चाहिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. सबसे पहले आपको पार्टनर्स डिसाइड करने होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर डिसाइड करना होता है. DPI दैट इज डायरेक्टर पिन ऑब्टेन करोगे and digital signature certificate. Yes, electronic filing of certain documents with ROC, checking the availability of name and drafting of LLP agreement, issuing certificate of incorporation by ROC. तो पहले हमने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन हमारे यहाँ पार्टनर रहेगा, फिर उनके लिए पिन के लिए अप्लाई किया, फिर नाम और LLP अग्रीमेंट बना लिया, चेक कर लिया कि नाम अवेलेबल है कि नहीं, फिर फॉर्म्स और कुछ डॉक्यूमेंट फाइल किया ROC के साथ और फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा. तो करेक्ट आंसर होगा ABDCE. नेक्स्ट, at the time of liquidation of company, which are the preferential payments under the provision of Companies Act 2023? गवर्नमेंट टैक्सेस होता है, डायरेक्टर फीस नहीं होता है, हॉलीडे रेम्यूनरेशन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी नहीं होता है, PF पेंशन फंड ग्रेचुइटी फंड होता है. तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल होता है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी नो. हम अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि जो कंपनी अंदर से बीमार है उसको अंदर ही अंदर ठीक करते हैं. वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स होगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा. पर अगर आप कंपनी को बंद कर रहे हो तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं माना जाता. तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड. नेक्स्ट, Mr. Amit is a chartered accountant in practice. His sister's husband holds equity shares in ABC Limited.
State whether Mr. Amit is qualified or disqualified to be an auditor of ABC Limited as per which section of Companies Act 2013. तो ये disqualified तो नहीं है as per section 141 subsection 3 और ये section please आप लोग read कर लेना, इसका correct answer होगा third. देन 2022 में 2 ही क्वेश्चंस थे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कंटेक्ट टू कंपनी लॉ. कंपनी लॉ के कंटेक्ट में इसमें क्या करेक्ट है. इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर स्टैम्प ड्यूटी इज एसेंशियल. येस. फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी. येस. अ पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ मोर देन 30 कंपनीज एट द सेम टाइम. 30 कंपनीज की बात नहीं होती. आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑब्लिगेशन, बल्कि होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. तो करेक्ट आंसर होगा ABE, दैट इज करेक्ट आंसर होगा C. नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. अगेन देखो सीरियल नंबर ऑफ क्लॉज दिया है, टाइटल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिया है. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो हमारे पास डिटेल्स दी रहती है वो कौन कौन सी रहती हैं. वो रहती है नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और लास्ट होता है एसोसिएशन क्लॉज. तो नेम क्लॉज जो है हमारे पास ये पहला क्लॉज होता है. दूसरे पे तो हमारे पास है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. फिर तीसरे पे क्या होगा ऑब्जेक्ट क्लॉज. चौथे पे है लायबिलिटी क्लॉज. पांचवे पे है कैपिटल क्लॉज और छठे पे एसोसिएशन क्लॉज. तो करेक्ट आंसर होगा B. एंड 2024 में ओवरऑल 5 क्वेश्चंस थे. Where title and shares of a company is in dispute, the matter has to be resolved by court, arbitrator, company law board, central board. देखो आज पर फाइनल आंसर की अभी भी करेक्ट आंसर कंपनी लॉ बोर्ड है, बट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कोर्ट, क्योंकि सिविल कोर्ट ही इसको डील करता है. नेक्स्ट, अ कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट. फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर से खरीद सकते हैं, ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं, फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू नेगोशिएटेड डील ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ऑड लॉट होल्डर से खरीद सकते हैं. देखो थर्ड पॉइंट हमने कहीं नहीं देखा है बायबैक के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड. नेक्स्ट, a company can remove a director before the expiry of the period of his office by passing a special resolution no, ordinary resolution no, board resolution no, a resolution by special notice. Next, any journal meeting held between 2 annual journal meeting, इसको हम लोग हमेशा एक्स्ट्रा जर्नल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग कहते हैं, दैट इज EGM बोलते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, out of the following statement which one is incorrect as regard to director identification number, that is DIN number. DIN is a unique identification number and once obtained is a valid throughout the lifetime of a director. Yes, DIN एक मैंडेटरी है अगर देखा जाए इंडियन कंपनीज के डायरेक्टर्स के लिए. येस, DIN इज मैंडेटरी फॉर डायरेक्टर्स ऑफ फॉरेन कंपनी हैविंग ब्रांचेस ऑफिस इन इंडिया. नो, अगर फॉरेन कंपनी है तो उनके लिए हम यहाँ मैंडेट नहीं कर रहे हैं, मैंडेटरी है फॉर इंडियन कंपनीज. अ सिंगल DIN इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स हेल्ड बाय हिम. येस, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्टर कितनी भी कंपनी में डायरेक्टर्स है उनके लिए एक ही DIN नंबर वैलिड होता है. तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड. ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड अगर आपको बैचेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने व्हाट्सएप लिंक दी है, टेलीग्राम लिंक दी है. इनफैक्ट आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना आपकी जो भी इंक्वायरी होगी. अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो वीडियोस पे, सो दैट हम इस तरह के और वीडियोस और MCQs अपलोड कर पाएँ. एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आप लोगों को टाइमली अपडेट्स मिल पाएँ. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.